Assalamu alaikum dear student, I am Umar Khalik from AK Physics Academy. So now the topic of discussion is Bernoulli's equation, chapter 6 का ये आर्टिकल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो आज हम इसे देखते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन को स्टडी करने से पहले आप अज्यूम करें, अज्यूम दैट द फ्लूइड हैविंग, एक फ्लूइड है, एक पाइप, एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप, और उस नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर जो है वो आपका एक फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। और वो फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अज्यूम दैट द फ्लूइड हैव इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल से मुराद ये होता है कि डेंसिटी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, नॉन विस्कस फ्लूइड है यानी कि विस्कोसिटी आपकी कांस्टेंट है, और स्टडी फ्लो आपका इस पाइप के अंदर हो रहा है, मतलब प्रेशर और वेलोसिटी हर एक पॉइंट के ऊपर जो है वो कांस्टेंट है इन अ नॉन यूनिफॉर्म पाइप। सो ये एक डायग्राम, ये आपका एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप है। इस नॉन यूनिफॉर्म पाइप के अंदर मैंने यहाँ पे रेड जो आपके शेडो किया है, ये बेसिकली आपने फ्लूइड को कंसिडर किया हुआ है। ये वो फ्लूइड है जो अंडर डिस्कशन है। अब एक जो है वो आपकी अपर साइड है और एक जो है मेरे पास यहाँ पे लोअर साइड आती है, ठीक है। मतलब अपर साइड के ऊपर जो प्रेशर जो फ्लूइड के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो P1 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है मेरे पास यहाँ पे A1 है, और वेलोसिटी जो फ्लूइड की आपकी होगी वो V1 होगी। फोर्स यहाँ पे जो फ्लूइड आपका ऊपर अप्लाई होगा वो F1 है, ठीक है। और डेल एम मास जो है वो आपका डेल x1 जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन अ टाइम डेल टी। यहाँ पे लिख लें कि इन अ टाइम डेल टी के इक्वल अमाउंट का जो आपका मास है वो टाइम के इक्वल इंटरवल में डेल x1 क्या करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। ये फ्लूइड फ्लो करके आता है लोअर साइड के ऊपर। और हाँ, यहाँ पे जो हाइट है मेरे पास ग्राउंड से वो h1 हाइट है। h1 हाइट से ये आएगा आपका h2 हाइट के ऊपर। h2 हाइट के ऊपर जो पैरामीटर्स है मेरे पास, वेलोसिटी जो है फ्लूइड की होगी आपकी v2, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो पाइप का है आपका वो a2 है। फ्लूइड के ऑपोजिट पे आप जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपकी F2 होगी, और प्रेशर मेरे पास यहाँ पे क्या होगा आपका P2, और जो मास फ्लूइड आपका कवर करेगा वो डेल एम मास जो है डेल टी टाइम के अंदर डेल x2 क्या करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका कवर करेगा, ठीक है। और ग्राउंड से जो मेरे पास हाइट है आपकी वो h2 हाइट है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स हम लिख लेते हैं। फॉर अपर एंड के लिए मेरे पास प्रेशर जो है वो आपका P1 है, फोर्स मेरे पास A1 है, एरिया मेरे पास A1, वेलोसिटी मेरे पास V1, और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है मेरे पास वो डेल x1 है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट, अब एक 9th क्लास का कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जब आपकी हाइट की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो लोअर से अपर या अपर से लोअर मूव करता है, वर्टिकल मोशन करता है, तो उस पर वर्क डन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा सकूं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ग्राउंड से हाइट के ऊपर जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है, गेन करता है। फर्स्ट ईयर का हमारा चैप्टर 4 है जो इससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे बेसिकली आपकी हाइट जो है वो चेंज हुई है। अगर हाइट चेंज हुई है तो बेसिकली उसके ऊपर जो है वो वर्क डन आपका होगा, और वर्क की वैल्यू क्या होती है आपकी, वर्क की वैल्यू होती है F इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं अपर हाइट की बात करूं तो अपर के लिए जो मेरे पास फोर्स है वो F1 है, और जो डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास वो डेल x1 है। डॉट कोट आएंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, आपका कोज आएगा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है आपका वो जीरो एंगल बन रहा है। किनके दरमियान, फोर्स और फ्लूइड फ्लो के दरमियान, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आपका कवर कर रहा है आपका फ्लूइड, ये दोनों जो है आपकी सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो फोर्स एंड फ्लूइड फ्लो अलोंग दी सेम डायरेक्शन, तो एंगल मेरे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, आपका जीरो बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल कोज ऑफ जीरो किस एंगल जो है आप जीरो पुट करेंगे, और कोज जीरो किसके बराबर होता है, आपका कोज जीरो बराबर होता है 1 के, और उसके बाद किसके बराबर है, आपका 1 के इक्वल होता है। मजीद ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है S इक्वल टू वी टी। अगर ये S इक्वल टू वी टी मैं इस फिगर के ऊपर अप्लाई करूं तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो डेल x1 है, और जो वेलोसिटी है मेरे पास वो v1 है, और डेल टी टाइम के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इसको डायग्राम के ऊपर अप्लाई करूँ तो डिस्प्लेसमेंट रिप्लेस हो जाएगा डेल सेक्शन के, वेलोसिटी हो जाएगी आपकी v1, और डेल टी क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। प्रेशर की वैल्यू होती है फोर्स इनटू एरिया। अगर ये इक्वेशन मैं इस डायग्राम के ऊपर अप्लाई करूँ तो पैरामीटर जो है मेरे पास F1 है, प्रेशर मेरे पास P1 है, और एरिया मेरे पास A1। ये दोनों वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 1A के अंदर जो है पुट करूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनती है W1 विल बी इक्वल टू F1 की जगह आपने अप्लाई किया P1A1, और डेल x1 की जगह आपने अप्लाई किया v1 इंटू डेल टी, और कोस जीरो किसके बराबर हो गया, आपका 1 के इक्वल हो गया। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है फॉर अपर एंड। फॉर लोअर एंड के लिए जो पैरामीटर्स आपने डिफाइन किए हैं वो आपके प्रेशर जो है मेरे पास P2,
फोर्स जो है मेरे पास वो F2 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरे पास A2 है, वेलोसिटी मेरे पास जो है आपकी V2 है। ठीक है, यहाँ पे भी यही है कि आपका फ्लूइड फ्लो करेगा। फ्लूइड फ्लो जब करेगा वो डेल टी टाइम के अंदर फ्लूइड का डेल एम मास जो है वो डेल x2 क्या करेगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात गौर कर लें कि फ्लूइड का मास जो है मेरे पास इक्वल है, इक्वल टाइम के अंदर जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, आपका कवर कर रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या है, आपकी डेल x2 है। एक और बात यहाँ पे गौर करें कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही है या जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो फ्लो के ऑपोजिट में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका ये अप्लाई हो रहा है। मतलब कहने मैं चाह रहा हूँ कि आपका जो इस केस में एंगल बनेगा वो 180 एंगल बनेगा। तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, वर्क विल बी इक्वल टू W2, फोर्स की वैल्यू क्या है आपकी F2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका डेल x2। डॉट कोट आएगा तो कोज आएगा और कोज यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 एंगल बनेगा। 180 एंगल क्यों बनेगा, 180 एंगल इसलिए बनेगा कि फ्लूइड फ्लो एंड अ फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है और मजीद ये कि आपकी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो ऑपोजिट में है, इसलिए एंगल आपका 180 आएगा। उसके बाद अगर आप उसी क्वेश्चन को डिफाइन करें, अगर आप उसी क्वेश्चन को अपर साइड की क्वेश्चन को अगर आप माइंड में रखें तो उसके बाद आपका W2 बराबर आएगा P1 A1 V1 इंटू डेल टी। यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आया वो कोज 180 की वजह से आया। ठीक है, कोज 180 की वजह से मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। मतलब ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये जो क्वेश्चन है मेरे पास, ये सेम जो है वो आपकी यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप नेटवर्क की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो नेटवर्क किसके बराबर होगा, नेटवर्क विल बी इक्वल टू W इक्वल टू W1 प्लस W2। नेट यहाँ पे W जो है वो नेटवर्क को शो कर रहा है, W1 और W2 की वैल्यूज पुट करें तो मेरे पास ये वैल्यूज आती है। अच्छा, यहाँ पे हमने इससे पिछले आर्टिकल स्टडी किया था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, मतलब अगर आप एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आता है। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एरिया और वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट और कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो रेट आएगा वो इस कांस्टेंट के इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की बेसिक डेफिनेशन में आता है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे डेल टी इक्वल किस साइड पे आ जाएगा, तो ए वी डेल टी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट और वो कांस्टेंट क्या है आपका वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैं इस सिंबल के साथ डिनोट करूंगा। वेलोसिटी से सेपरेट करने के लिए मैं इस सिंबल को यूज करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे A1 और V1 की जगह मैं सिंपल AV पुट कर रहा हूँ क्योंकि A1 और V1 इक्वल टू A2 V2 एंड दिस विल बी इक्वल टू AV। ठीक है, तो AV विल बी इक्वल A1 V1 और A2 V2 की जगह मैंने AV पुट किया। ठीक है, और कुछ भी नहीं मैंने किया, डेल टी वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे ये जो आपके हैं एरिया वेलोसिटी एंड टाइम जो है वो आपका कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट कांस्टेंट कह रहा हूँ सॉरी, आपका ये कॉमन है, यहाँ पे कॉमन निकाल लें। ठीक है, और मेरे पास क्या बच गया ब्रैकेट में P1 और P2। अब यहाँ पे ये एरिया वेलोसिटी और टाइम जो है बराबर होता है वॉल्यूम के, तो इसको आपने रिप्लेस किया वॉल्यूम के साथ। ये क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने वर्क को एक और तरह से डिफाइन किया हुआ है, वर्क कैन आल्सो बी डिफाइंड एज वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे अगर हम डायग्राम पे देखें तो डायग्राम के अंदर जो फ्लूइड है आपका वो हाइट से लोअर हाइट के ऊपर आ रहा है, मतलब हाइट से ग्राउंड के ऊपर आ रहा है। अगर हाइट से ग्राउंड के ऊपर आ रहा है तो बेसिकली एनर्जी भी चेंज हो रही है। मजीद अगर मैं क्लैरिफाई करूं तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का आपका चेंज आ रहा है, वर्क आपका हो रहा है। तो उस वर्क को मैं डिफाइन कर सकता हूं, वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी जितनी गेन हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी जितनी लॉस हो रही है तो आपका वो बराबर होगा वर्क के। चैप्टर 4 हमारे इसके ऊपर है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करूं, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालूं तो चेंज इसका एक बराबर आता है 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। यानी कि बाद वाली वैल्यू आपकी लोअर हाइट की है और पहले वाली वैल्यू आपकी कौन सी है, आपकी अपर हाइट की है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी आपकी आती है लोअर हाइट की और ये वेलोसिटी आपकी आ रही है अपर हाइट की। इसमें सिर्फ V2 और V1 आपके पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं। ऐसे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो ये बराबर होगा mgh2। h2 बेसिकली आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो लोअर हाइट की आती है और mgh1 जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है वो अपर हाइट की आती है। तो इनका अगर आप बाद वाली वैल्यू माइनस पहले वाली वैल्यू को माइनस करें तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क की वैल्यू इसके बराबर भी होती है। तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन सी में पुट करें अगर, तो मेरे पास इक्वेशन सी बन जाती है W इक्वल टू ये काइनेटिक एनर्जी आ गई और ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई।
अच्छा, हाँ, मेरे पास दो इक्वेशन है वर्क की। एक इक्वेशन डी है, इसको नाम दिया डी का, और ये इक्वेशन मेरे पास जो है वो एक बी इक्वेशन है। दोनों के आपके लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी वर्क के इक्वल आती है, तो इनको कंपेयर कर ले। कंपेयर करने से मुराद क्या होता है कि अगर इनकी एक साइड इक्वल है तो दूसरी भी आपकी इक्वल होगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये साइड जो है वो आपकी बराबर होगी वर्क की इस राइट हैंड साइड की। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड को इक्वल रख लिया। इक्वल रखने के बाद हम जानते हैं डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और अगर हम यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू निकालें तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हमने वॉल्यूम की जगह जो है वो आपने मास पुट किया, मास ओवर डेंसिटी। बाकी सब पैरामीटर्स वैसे के वैसे ही हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो मास है वो कॉमन है। इन सब में मास की वैल्यू कॉमन है। जब आप मास की वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 1/2 v2 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 1/2 v1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ बचेगा GH2, और यहाँ बचेगा आपका GH1। यहाँ पे आपका मास और मास कैंसिल आउट हो गया, और मजीद ये कि ये रो जो है, जो डेंसिटी आप कह रहे हैं, ये इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो गया। तो डेंसिटी हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। V2 के साथ भी डेंसिटी आ गया, V1 के साथ भी डेंसिटी आ गया, H2 के साथ भी डेंसिटी आ गई, और H1 के साथ भी डेंसिटी आ गई, और यहाँ पे P1 और P2 बच गया। अब ये जो नेगेटिव पैरामीटर्स हैं इनको पॉजिटिव कर ले, मतलब P2 आप इक्वल किस साइड पे लें, और ये जो V1 वाली रकम है और H1 वाली रकम है तो इक्वल के आप इस साइड पे लेके आएंगे, तो मेरे पास ये क्वेश्चन बनेगी P1 1/2 रो V1 का स्क्वायर इंटू रो GH1, और P2 1/2 रो V2 का स्क्वायर और रो GH2। तो ये मेरे पास इक्वेशन बनी है। अच्छा, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी पढ़ा था, A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2, और उसको हमने लिखा था AB विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम इससे ही करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सेम पैरामीटर्स है। सेम पैरामीटर्स से मुराद ये है कि जो आपके अपर साइड पे आ रहे हैं वही आपके लोअर साइड पे आ रहे हैं पैरामीटर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रेशर 1/2 रो V स्क्वायर और रो GH विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट। यहाँ से हम बर्नौलीज को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास ये प्रेशर और रो GH, इनको हम नाम देते हैं स्टैटिक प्रेशर का, इनकी डायमेंशन भी प्रेशर में आती है, और इसको हम नाम देते हैं डायनामिक प्रेशर का। डायनामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वेलोसिटी में आ रहा है, मूविंग है फ्लूइड, और ये आपका वेलोसिटी नहीं आ रही, इसलिए इसको स्टैटिक प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन बर्नौलीज इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। ये तीन डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। एक तो ये है कि सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर, ठीक है, ये, और एंड डायनामिक प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे ये जो आपके हैं ये स्टैटिक प्रेशर में आते हैं, और ये वेलोसिटी की वजह से डायनामिक प्रेशर में आते हैं। तो हम बर्नौलीज को डिफाइन करते हैं सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर एंड सम ऑफ डायनामिक प्रेशर विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन करने के लिए ये जरा गौर करें, ये प्रेशर 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारी इक्वेशन है बर्नौलीज की। हमने यहाँ पे रो की वैल्यू पुट की है, ठीक है। रो की वैल्यू क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। बाकी सब कुछ पैरा वैसे का वैसे, V2 वैसे का वैसे है। यहाँ पे रो की वैल्यू पुट की है मास ओवर वॉल्यूम, और G और H वैसे का वैसे विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक बात गौर करें कि अगर ये चीज आप देखें तो ये चीज बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी के, और अगर आप इस चीज को देखें mgh को, और ये बराबर होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, और वॉल्यूम मेरे पास वैसे का वैसे ही आ गया। ये 1/2 mv स्क्वायर, ये बराबर हो गया काइनेटिक एनर्जी के, वॉल्यूम वैसे का वैसे ही, mgh बराबर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के। यहां से हमारे पास सेकंड डेफिनेशन निकलती है। गौर करें, ये प्रेशर है, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो यहां से सेकंड डेफिनेशन निकली है सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशन आपकी है। तीसरी डेफिनेशन आपकी लिखी है, ये बुक के अंदर लिखी हुई है। कहता है कि जनाब इक्वेशन इन अ फ्लूइड, बर्नौलीज इक्वेशन इज अ फंडामेंटल, ये यहां से स्टार्ट है, बर्नौलीज का इसका निकलता है। बर्नौलीज इक्वेशन इज अ फंडामेंटल इक्वेशन इन अ फ्लूइड डायनामिक्स दैट रिलेट द प्रेशर, फ्लूइड स्पीड एंड हाइट। बर्नौलीज इक्वेशन आपकी एक ऐसी इक्वेशन है जो प्रेशर को, स्पीड को और हाइट को क्या करती है, आपकी रिलेट करती है। एक ऐसी इक्वेशन जो इन तीनों पैरामीटर्स को रिलेट करती है, इनको हमने नाम दिया बर्नौलीज इक्वेशन का, ठीक है। तो यहां तक ये आर्टिकल था। ये सारा का सारा आर्टिकल मैथमेटिकल आर्टिकल है, काफी इजी है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।